दिल्ली में ठंड का पारा गिर रहा है तो चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल एक नई स्ट्रैटेजी के साथ सामने आए और ऐलान कर दिया कि वो किसी भी गठबंधन में जाकर दिल्ली चुनाव नहीं लड़ेंगे, इंडिया ब्लॉक या फिर कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और अकेले दमखम पर दिल्ली के चुनाव में सामने आएंगे। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के पीछे उनकी क्या सारी रणनीति रही होगी, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, विनोद लांबा जो संपादक हैं इन खबर हरियाणा और दिल्ली, और हमारे दूसरे सहयोगी हैं सोनू। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विनोद से। विनोद, जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल स्ट्रैटेजीज लेकर आए इंडिया गठबंधन से, खासकर दिल्ली में कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, क्या लगता है वजह क्या है? क्या पुराने जो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र के, हरियाणा के, सीख ली है अरविंद केजरीवाल ने? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किसका वैक्यूम भरा? किसका वैक्यूम भरा? कांग्रेस की करप्शन की आवाज उठाते उठाते आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से होते होते दिल्ली की सत्ता में ना सिर्फ आसीन हो गई बल्कि उसको बार बार रिपीट कर रही है। ऐसे में जो वोट बैंक की जो राजनीति है उसको बखूबी अरविंद केजरीवाल समझते हैं। जब सुविधा थी, जब इंडिया ब्लॉक की बारी थी, बीजेपी का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बहुत बढ़िया था। इंडिया ब्लॉक के साथ वहाँ चले गए, वहाँ कांग्रेस ने और इन्होंने मिलकर बड़ा कंफर्टेबली कर लिया। हरियाणा का आपने जिक्र किया, हरियाणा को लेकर राघव चड्ढा लगातार कहते रहते हैं कि भाई राहुल गांधी चाह रहे थे और इनको मौका साथ लेके चला जाए, लेकिन हरियाणा के कुछ लीडर्स ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हरियाणा में खुद कांग्रेस का आधार था। भले ही कांग्रेस सत्ता में ना आई हो, लेकिन 39% वोट मिले हैं और वो भाजपा के बराबर है। महाराष्ट्र का आपने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक साथ था, तो कोई एक फॉर्मूला हर जगह सेट नहीं होता है। ये भाजपा से सीखना चाहिए। जब भाजपा की आप रिपोर्टिंग करते हो या आम आदमी पार्टी की करते हो, तो आम आदमी पार्टी को लेकर मेरा पहला कमेंट ये कि जहां जैसा जो फॉर्मूला सेट होता हो, जो मुझे सूट करेगा मैं तो वो करूंगा। तो ये तो वो बेनिफिट्स विद फ्रेंड्स वाली बात हो गई कि जहां बेनिफिट है वहीं हमारी फ्रेंडशिप है। मुझे सूट करेगा मैं करूंगा। मैं पंजाब में तुमको घुसने नहीं दूंगा, मैं तुमको साथ नहीं लूंगा। उन्होंने साथ नहीं लिया। आपको साथ लग रहा था कि भाई लोकसभा चुनाव में फायदा होगा, वहां साथ चले गए, लेकिन हरियाणा में अब कांग्रेस ने उनके साथ कर दिया। अब कांग्रेस को जिंदा करने का कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। जिंदा शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि भाई जो आंकड़ों की संख्या है सोनू, इसमें तो ये बिल्कुल ठीक से कह सकते हैं ना कि कांग्रेस का तो सारा ले लिया वोट बैंक दिल्ली में, और 0 विधायकों के साथ लगातार कांग्रेस की हालत दिल्ली चुनावों में खराब रही है। ऐसे में किसी भी सूरत में दिल्ली में कांग्रेस को जिंदा नहीं करना चाहते। जैसे पंजाब में उन्होंने दूरी बनाई थी, और देखिए लोकसभा चुनाव जब हुआ था पंजाब में कोई गठबंधन नहीं था, तो हर पार्टी का अपना हक होता है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। राजनीति इसी का नाम है, इस लिहाज से चल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल, आप लोग चर्चा पे आगे बढ़े, महत्वपूर्ण ये है कि आप लगातार दिल्ली में कवर भी करते हो, मुझसे ज्यादा कवर करती हो। बीजेपी कांग्रेस को किसका साथ मिल सकता है? बीजेपी की मैं चर्चा सुन रहा था कि क्या नीतीश कुमार साहब की जो पार्टी है उनकी तरफ से जो ये लगातार कहा जा रहा है कि भाई गठबंधन कुछ बना सकते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण होगा, और भाजपा को भी बिल्कुल हल्के में नहीं आंकना चाहिए। जहां जैसा फार्मूला सेट होता है, जिस राज्य में, हरियाणा में अकेले लड़े, एक सीट छोड़ दी थी गोपाल कांडा के लिए, तो लेकिन जब वहां गठबंधन की बारी आई तो वहां इंडिया ब्लॉक सामने खड़ा था और 3 दल बड़े दल थे महाराष्ट्र में, वहां उन्होंने कंफर्टेबली आराम से गठबंधन कर लिया। एक चीज सुनो, ये भी देखने को मिला है कि दिल्ली की अगर बात करें तो पूर्वांचलियों के वोट काफी ज्यादा हैं। अब जिस तरीके से भी विनोद भी बता रहे हैं कि यहाँ पर एक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जाना चाहेगी, पूर्वांचली हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका एक जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ आता है। ये हमने देखा भी है कि लोकसभा चुनाव है, मनोज तिवारी बड़े एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ सामने लेकर आए। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब ये जो गठबंधन की राजनीति जो चल रही है, अकेले दमखम पे दिल्ली में आप अकेले ही जाएं या फिर गठबंधन के साथ आएं, ये स्ट्रैटेजी किस पे काम करे? नहीं, ये कोई काम नहीं कर रही। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन है, जो एक अपने आप में एकजुट होने के नाते आया था, लेकिन ये जहाँ हम देख रहे हैं ना, जहाँ पे जैसे पंजाब में केजरीवाल को लग रहा था कि मैं अकेले लड़ लूंगा, वहाँ गठबंधन नहीं किया। हरियाणा में कांग्रेस को लगा, कांग्रेस ने नहीं किया। वहाँ महाराष्ट्र में ममता ने सबसे पहले ही मना कर दिया था। तो ये गठबंधन जिस एकजुटता के साथ राहुल गांधी जो एक मैसेज देना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं जिस तरह से वो मैसेज देने में कहीं ना कहीं अब तक तो कामयाब होते नहीं नजर आ रहे। और दिल्ली की बात है, दिल्ली में तो कांग्रेस को ही इन्होंने हराया, कांग्रेस को ही इन्होंने हटा के अपनी सत्ता हासिल की, और पंजाब में भी यही नहीं। अब तो इंडिया ब्लॉक की जो आपने जिक्र किया सोनू, इंडिया ब्लॉक पर तो सवाल भी उठ रहे हैं, और मैं अगर सही हूं तो आप दोनों मुझे करेक्ट कर देना। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार साहब ने एक चर्चा चला दी है कि ममता बनर्जी के लीडरशिप में इंडिया ब्लॉक का सबसे पहले बोल दिया था। सबसे पहले केजरीवाल केजरीवाल ने शुरुआत की थी कि एक जो लीडरशिप क्वालिटीज जो एक है जो होनी चाहिए, कि एक फेस, आपको एक एक्स फैक्टर की जो बात होती है ना, कि जनता किस एक्स फैक्टर के लीडर के पीछे चले, वहां
वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली राहुल को चुनावों छोड़कर में तो भी ममता में लग रहा है कि ममता देश को और नेतृत्व दे सकती है राहुल के ऑप्शन के मुकाबले। हाँ। तो ये कांग्रेसियों को कहाँ अच्छा लगेगा? नहीं, और दिल्ली की अगर हम बात करें, देखिए पहले हम देखते थे कि दिल्ली का जो चुनाव है वो रहता था बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। कांग्रेस ने बिल्कुल ही अपना एक सेटबैक ले लिया पोस्ट शीला की अगर हम बात करें, तो खाता भी नहीं खोल पा रही है और कहीं अपनी जमीन भी तैयार नहीं कर पा रही है। मोनिका उन जर्नलिस्टों में से है जिन्होंने शीला दीक्षित सरकार को कवर किया और फिर भी एक्टिव जर्नलिज्म में है वापस। तो आपने वो दौर देखा है, शीला दीक्षित होती थी और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी आई तो ऐसी आई। 2012 से अन्ना आंदोलन का जो सफर शुरू हुआ, 2024 में हम खड़े हैं। आप अपने उदाहरण से बताओ कि कांग्रेस वाला लिया कि वोट बैंक नहीं लिया? नहीं, कांग्रेस का सारा वोट बैंक अगर बात की जाए, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक था, स्पेशली अगर हम बात करें तो जुग्गी क्लस्टर्स, जेजे क्लस्टर्स, जहां पे मैक्सिमम वोट्स रहते थे कांग्रेस के। बीजेपी की देखिए अपना वोट बैंक है, वो सेट है, क्योंकि जहां अगर हम बात करें व्यवसायियों की, वो अभी भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन जहां पर कांग्रेस जो एक पिछड़ा वर्ग था, निचले तबके के लोग थे, वो कांग्रेस के साथ जुड़ते थे, उनको लगता था कि वो बात आगे लेके जा रहे हैं। कांग्रेस के सेटबैक से सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है। तो आपको लगता है ये कि बड़ा स्मार्ट मूव है कि अगर वो कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करने जाते तो जाहिर सी बात है कि वोट शेयरिंग भी कटता, फायदा फिर बीजेपी को होता। निश्चित तौर पर उससे कहीं ना कहीं नहीं फायदा तो अब हो सकता है ना बीजेपी को, अगर कांग्रेस जो भी वोट परसेंट लेगी आम आदमी पार्टी को। और देखिए किसी भी चुनाव का जब आकलन किया जाता है तो मौजूदा जो सत्ताधारी पार्टी है उससे बात शुरू करके बाकी उसके चैलेंजर्स गिने जाते हैं। तो सत्ता पे आसीन आम आदमी पार्टी है, चैलेंजर्स कौन है? कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ भाई। अगर कांग्रेस के सिंबल पे कोई लड़ेगा वो अलग चुनाव लड़ेगा, आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा और बीजेपी के लड़ेगा, तो फिर त्रिकोणीय बात बनती है। लेकिन मुझे नहीं, इसमें कंक्लूड नहीं हुआ। इसमें पॉइंट ये है मोनिका सोनू कि लगता है आम आदमी पार्टी को कि भाई ये अलग लड़ने से भी कोई हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, वोट बैंक है नहीं। इनका आकलन इस पूरे गठबंधन से दूर होने को लेके ये है कि कांग्रेस के पल्ले, अगर दूसरा कह दूं मैं इसको, कि कांग्रेस के पल्ले दिल्ली में इतना कुछ है नहीं कि उसके लिए इनके साथ लेने से या इनके विपरीत जाने से कोई फायदा होगा। सर इसमें मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उचाना सीट देखी हमने, जहाँ पे कांग्रेस कुछ जो कांग्रेस के थे ब्रजेंद्र सिंह 34-32 32-34 वोटों से आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी वालों ने 1000 से ज्यादा वोट लिए। तो ये देखो ना, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा नुकसान तो कर सकते हैं ना। फिर नहीं, वो अभी मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं घोषणा नहीं कर रहा कि कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है। ये आम आदमी पार्टी को लगता है किस पार्टी का कब रिवाइवल हो जाए किस चुनाव में। और एक चीज जो सबसे अच्छी है, जो अभी नए राजनीतिक पृष्ठभूमि में जो पूरी चीजें हो रही हैं, जो इनको कवर कर रहा है, जो इन पर आकलन कर रहा है, उसको ये समझना चाहिए कि हर चुनाव को अलग समझ के चलना चाहिए। इसमें भाजपा ने महारत हासिल कर ली है। अब लोकसभा चुनाव के अलावा जो राज्यों के चुनावों में गए, झारखंड इनके हाथ नहीं आया, इसके अलावा महाराष्ट्र इन्होंने लिया, हरियाणा लिया, लेकिन इनका लोकसभा में क्या मुद्दा चला था? इंडिया ब्लॉक का क्या था? संविधान की कॉपी इन लोगों के हाथ में होती थी और संविधान की कॉपी पे सबसे बड़ा पॉइंट इनका ये होता था कि संविधान बचाना है। और उसी फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस लगातार दूसरे राज्यों में भी लड़ती रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर राज्य का गणित अलग होता है और हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कांग्रेस जीरो हो जाएगी, लेकिन आज के जो आंकड़े हैं, हम पत्रकार किस पे बेस करते हैं? और किसी भी चुनावी पार्टी का, राजनीतिक दल का परीक्षा कब होती है? भाई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होते हैं बच्चों के, इनकी परीक्षा तो सीधे सीधे चुनाव में होती है। तो उसमें जो नंबर है वो फिलहाल जीरो नजर आते हैं। चलिए, मेरी एक सवाल और है विनोद आपसे। आप स्ट्रैटेजीज की लगातार बात कर रहे हैं, हमने देखा कि स्ट्रैटेजीज में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक लीप तो आगे चल रही है। 31 उम्मीदवार अपने उतार चुकी है। बात बीजेपी की करे, कांग्रेस की करे, अभी तक कोई उम्मीदवारों के बस चर्चाएं चल रही हैं, लिस्ट सामने नहीं आ पा रही है। और केजरीवाल एकदम कहें तो नए नए लोगों को पैराशूट लैंडिंग भी करवा रहे हैं। 2 लिस्ट जारी भी कर चुके हैं, पहली बार 11 उम्मीदवार, दूसरी बार 20 उम्मीदवार, 26 नए चेहरे लाए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से तो अहेड है ना यहाँ पे। देखिए 6 नेता ऐसे थे जो बीजेपी या कांग्रेस में से आए हैं, 11 वाली जो लिस्ट थी। इसके अलावा जो 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट है उसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। तो जो फॉर्मूला बीजेपी के नाम से जाना जाता था कि भाई एंटी इनकम्बेंसी को काटना है तो मौजूदा को हटा दो, लेकिन जो पैराशूट लैंडिंग शब्द का आपने इस्तेमाल किया, निश्चित तौर पर ऐसे 6 नेता हैं बीजेपी कांग्रेस से आए हैं। इसके 2 फायदे नुकसान होते हैं। ये कहना जरूरी नहीं है कि भाई इससे फायदा ही हो जाएगा। चुनाव कब होने? फरवरी 2025 से पहले तो चुनाव होने नहीं है। अभी क्या चल रहा है? दिसंबर चल रहा है।
बहुत पहले जो कैंडिडेट्स दे देने का फॉर्मूला वो सेट बैठेगा या नहीं बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। मैं तो सीधा कहता हूँ कि भाई ये परीक्षा होती है ना, उससे पहले तो सिर्फ आकलन होता है और अपनी अपनी समझ के हिसाब लेकिन से। आप जनता के बीच जाएंगे कब? अगर आप लिस्ट ही लेट निकालेंगे, जनता के बीच जाएंगे इतनी कब? पहले लिस्ट निकालने की जल्दी क्या है? अपनी पार्टियों में भगदड़ को तो बचाना है ना, कॉन्फिडेंस दिखाना भी तो कांग्रेस को है। भी बचाना है, बीजेपी को बचाना। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब है कि इसका फायदा भी हो सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है। और एक चीज बताऊं, वो उसको थोड़ा सा पर्दे में ढक के बचाऊंगा। जो चुनावी खर्च नाम की चीज होती है ना, आदमी जो कैंडिडेट है वो थक लेता है। और इसका ताजा उदाहरण मेरे पास है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सबसे पहले अपने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल दी थी और दो हिस्सों में लिस्ट निकाली थी। 5-6 तो एक बार स्टार्टिंग में निकाल दी थी लोकसभा चुनाव की। हाल फिलहाल के जो चुनाव हुए हैं तब उनका रेफरेंस दे के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम व्यूअर्स को। तो वो चुनाव इतना लंबा हो गया भाजपा के लोकसभा उम्मीदवारों के और कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार होता रहा। हाइप बना कांग्रेस का और कांग्रेस 5 सीट पर आकर खड़ी होगी जो 0 पर थी। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई फायदे में हो पहले उतारने का। लेकिन इसका विधानसभा में कांग्रेस को नुकसान भी हुआ है सर। जो आप बता रहे हैं लोकसभा में फायदा हो गया, तो नुकसान विधानसभा में, क्योंकि उम्मीदवार को पता ही नहीं था कि टिकट मिलेगी ना मिलेगी। जो मोनिका जी बता रही हैं वो विधानसभा में कांग्रेस को उल्टा भी पड़ा है। सुनो मेरी एक स्ट्रैटेजी और है। जैसे अब ये एंटी इनकम्बेंसी पे फोकस कर रहे हैं। हमने देखा अवध ओझा को ले आए भाई, जो मेन आपके जो आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता है मनीष सिसोदिया, वो सीट आप दे देते हैं अवध ओझा को। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्या ये मैसेज जाएगा कि आप अपने नंबर 2 पर ही विश्वास नहीं कर पा रहे और सीट चेंज कर रहे हैं? नहीं, इसको लेकर तो आपने देखा होगा गौतम गंभीर हैं जो सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने भी कह दिया था कि ये ईमानदारी का, वो कहते हैं कि हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार जो शब्द यूज करते हैं। और एक देखेंगे सर, आपकी बार इनका बदल गया है। ये कट्टर ईमानदारी से ज्यादा आप क्या बेच रहे हैं? मुफ्त की रेवड़ी। मतलब आप कट्टर ईमानदारी का वादा नहीं कर रहे। रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल ये खुद कर रहे हैं। पहले भाजपा इनको तंज कसती थी, लेकिन देखो इस पे मेरा फिर वो कहना है, वो रेवड़ी का कल्चर तो भाई ऐसा चल गया है कि कोई भी राज्य में लाडली बहन योजना